Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations within subjugations of the principal Indian powers. इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट और बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी कि ब्रिटिश पैरामाउंटेसी कैसे इस्टेब्लिश करना स्टार्ट की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने और इंग्लिश ने। ओके, आज के हम जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। बट फर्स्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सिचुएशन समझनी होगी कि जो बंगाल थी उसकी क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम देखें जो बंगाल था ना, ऑलवेज एक एक्सपोर्टिंग रीजन था जो काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज़ में एक्सपोर्ट करता था और एक्सपोर्ट करता था ये कहाँ, स्पेशली यूरोप। ठीक है, और ये जो नेचर था इसका एक्सपोर्ट का, ये रॉ मटेरियल्स का था, यानी रॉ मटेरियल्स काफ़ी एक्सपोर्ट करता था फ्रॉम बंगाल टू यूरोप। रॉ मटेरियल्स में आ जाएगा आपका राइस, इंडिगो और एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी रिक्वायरमेंट होती थी यूरोपियंस की। ठीक है ना, तो मोस्टली एक्सपोर्ट इस नेचर का था, दैट इज द रॉ मटेरियल्स का था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये वाइटल था, दैट इज जो बंगाल था ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वाइटल था इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर कमर्शियल इंटरेस्ट, कि वो बंगाल के साथ एक अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करें। ओके, अगर हम कहें कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 60% ऑफ द ब्रिटिश इंपोर्ट्स, जितना भी ब्रिटिश इंपोर्ट्स होता था फ्रॉम एशिया से, वो कहाँ से होता था? इट कंसिस्टेड ऑफ बंगाल गुड्स, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल गुड्स के होते थे। ओके, तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता था, वाइटल हो जाता था, और बेसिकली कि रेगुलर कांटेक्ट और कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे इससे बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी की। और यही रीज़न था कि 1630s में एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था, फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था बैलासोर, हुगली, कासिम बाजार, ताकि कॉन्टिन्यूटी और बेसिकली एक रेगुलर कांटेक्ट रहे, सप्लाई कॉन्टिन्यूस रहे। इस चक्कर में ये फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1690s तक आते आते क्या हुआ था, जो फाउंडेशन था ऑफ कैलकाटा का, वो भी इसी पर्पज से इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया गया था कैलकाटा, हो गया था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, फॉर दिस कंपनी ने पेड किए थे 3000 रुपीज, ओके, पर एनम टू द मुगल एम्परर, टू द मुगल एम्परर। और इन रिटर्न कंपनी एक्सपोर्ट करती थी एटलीस्ट 50,000 पर एनम। तो इतना प्रॉफिटेबल ट्रेड था। ओके, तो अगर हम देखें, ठीक है, कि स्टार्टिंग फ्रॉम जब से जो बंगाल था एक तरीके का ऑटोनॉमस स्टेट बना था अंडर मुर्शीद कुली खान, इन 1700 टू 1756, जब थे अलीवर्दी खान, बंगाल ने और बंगाल रीजन ने काफ़ी प्रॉस्पेरस किया था, मीन्स उसकी काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी। ठीक है ना, अब ये जो रीज़न है, मीन्स कि बंगाल की जो प्रोग्रेस हुई थी अपार्ट फ्रॉम अदर, कि उस टाइम जो था काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे ऑल ओवर इंडिया में। अब ये ऐसा कौन सा फैक्टर्स थे, ओके, ठीक है, कौन से फैक्टर्स थे जिसने हेल्प किया था बंगाल को प्रॉस्पर करने में? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो जो था एबल कमांडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ मुर्शीद कुली खान। उन्होंने काफ़ी इकोनॉमी में फोकस किया था, मिलिट्री पे काफ़ी फोकस किया था कि बंगाल एक प्रॉस्पेरस स्टेट बन पाए, और उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने भी ये कंटिन्यू रखा था। तो एक तो ये जनरल आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर थे कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल थे बट इंडिया में नहीं थे। तो फर्स्ट, और सॉरी, आपका बंगाल में नहीं थे, रेस्ट ऑफ इंडिया में वो एग्जिस्टेंट थे। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल इन्वेजन, एक्सटर्नल इन्वेजन।
तो अगर हम देखें, ठीक है ना, तो बंगाल था वो फार फ्रॉम डिस्टर्बेंस था, दैट इज जो फॉरेन इन्वेजन्स थे, अहमद शाह अब्दाली आप देख लो या फिर नादिर शाह, तो एक तो ये रीज़न था कि वो फार फ्रॉम डिस्टर्बेंस था, काफ़ी दूर था, तो इसलिए उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, दैट इज़ द बंगाल को। सेकेंड था आपका इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जो कि विटनेस थे ऑल ओवर इंडिया में एट दैट टाइम, वो भी इम्यून था, बंगाल इम्यून था फ्रॉम दोज इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स एज वेल। नेक्स्ट है आपका मराठा इन्वेजन। मराठा इन्वेजन काफ़ी विजिबल थे एट दैट टाइम, लेकिन बंगाल उससे भी इम्यून था। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जाट्स रिवॉल्ट्स। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसने हेल्प किया था बंगाल को ग्रो करने में या प्रॉस्पर्स करने थे एट ए टाइम व्हेन होल इंडिया वाज ग्रिप्ड इन वन ऑफ द चैलेंजेस और अदर, ठीक है। अगर और ये चीज़ हम देखें कि अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी गवर्नमेंट आई थी, ऑल गवर्नमेंट वो स्ट्रांगली रिसेंट करते थे, स्ट्रांगली रिसेंटेड करते थे जो भी प्रिविलेजेस मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, दैट इज प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। दे वर अंडर द इम्प्रेशन दैट कि जितनी भी प्रिविलेजेस है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, आपको कुछ एक्सेसिव प्रिविलेजेस और स्पेसिफिक और स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा मिला तो वो आपको क्या करेगा, वो जो जनरल पॉपुलेशन है या फिर जो भी और ट्रेडर्स हैं उनके कंपेरेटिवली वीक कर देगा और आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये इकोनॉमी के इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेगा और जितने भी आपकी गवर्नमेंट थी स्टार्टिंग फ्रॉम द मुर्शीद कुली खान टू अलीवर्दी खान, कहीं ना कहीं सब लोग रिसेंट करते थे जो भी प्रिविलेजेस एंजॉय की जाती थी बाय द ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ओके, अब जब प्रिविलेजेस जो रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी विटनेस्ड है कि जो प्रॉफिट है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। और मेन एम यही था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि वो एक रेगुलर कॉन्टेक्ट और कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखे बंगाल सिटीज, बिकॉज वो एक काफ़ी कमर्शियल उनका इंटरेस्ट था, एक वाइटल कमर्शियल इंटरेस्ट सर्व करता था, ठीक है। तो यही जो प्रॉफिट मोटिव जैसे ही लो हुआ तो इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया बिटवीन द बंगाल गवर्नमेंट एंड इंग्लिश कंपनी इंटरेस्ट और कमर्शियल इंटरेस्ट। और फिर हम देखते हैं कि विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1757 से लेकर 1765 तक कि जितनी भी और जो भी बंगाल की पावर्स थी वो सारी की सारी ट्रांसफर हो गई फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल टू ईस्ट इंडिया कंपनी।